नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम मेहमान में, जहां हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। Well, our guest today for Mehman is a very eminent, the very well-known director of the prestigious IIT Kanpur, Professor Abhay Karandikar. बहुत स्वागत आपका सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू। शुरुआत करना चाहूंगी सर, दिस इज द डायमंड जुबली ईयर ऑफ IIT कानपुर। मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। थैंक यू। आपको कैसा लगा जॉइनिंग एज डायरेक्टर इन द सेम प्लेस? कितने सौभाग्य और गौरव की बात है आपके लिए? नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इसी संस्थान से मैंने एमटेक और पीएचडी की डिग्री ली थी। 1994 में मैंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने फिर आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया एज ए फैकल्टी। और लास्ट ईयर 2018 में मैं वापस इस संस्थान में आया लीडरशिप रोल में एज द डायरेक्टर। और इस वर्ष 2019 में हम संस्थान के 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए हीरक जयंती मना रहे हैं। आईआईटी कानपुर 1959 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो 2019 में अब 60 साल हो गए। और तो ये सारे संस्थान के लिए तो बहुत गौरवशाली की बात है ही, लेकिन पर्सनली मेरे लिए इट्स अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्राइड दैट आई एम द डायरेक्टर इन दिस डायमंड जुबली ईयर ऑफ द इंस्टीट्यूट। वेरी वेरी कमेंडेबल एंड मेनी कंग्रेचुलेशंस ऑन डायमंड जुबली वंस अगेन। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगी कुछ खास उन लोगों के कंट्रीब्यूशन की जिनकी वजह से आज IIT कानपुर एक मिसाल बन गया है। सी IIT कानपुर आज इस मुकाम पर पहुँचा है कई लोगों के प्रयास से। उनमें से सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे इसके प्रथम डायरेक्टर प्रोफेसर PK केलकर का, जिनके विजन के कारण और जिनके अथक प्रयासों के कारण IIT कानपुर हैज़ गिवन मेनी फर्स्ट टू द कंट्री। सबसे पहले तो साइंस बेस्ड इंजीनियरिंग करिकुलम IIT कानपुर ने इस्टेब्लिश किया। सेमिस्टर बेस्ड सिस्टम, आजकल तो सेमिस्टर बेस्ड सिस्टम सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और सभी कॉलेजेस में धीरे धीरे लागू हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम सेमिस्टर बेस्ड सिस्टम IIT कानपुर ने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा रिलेटिव ग्रेडिंग, जो ABCD की ग्रेडिंग, पहले तो यूनिवर्सिटी सिस्टम में जैसे एब्सोल्यूट मार्क्स दिए जाते हैं 100 में से कितने नंबर आए, लेकिन IIT सिस्टम में जो ग्रेडिंग की प्रथा शुरू हुई उसके लिए भी अर्ली फैकल्टी मेंबर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग दिस थिंग। कंप्यूटर साइंस एजुकेशन जो है वो IIT कानपुर से शुरू हुआ। पहला देश का प्रथम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट जो है वो IIT कानपुर में ही बना था, एस्टैब्लिश हुआ। तो संस्थान की इस प्रगति में यहाँ के फैकल्टी मेंबर, स्टूडेंट, स्टाफ सभी का भरपूर योगदान है। और अभी तक हमारे करीब 35 से 40 हज़ार के बीच में एल्यूमिनाई हैं जो इस संस्थान से ग्रेजुएट होके विभिन्न क्षेत्रों में बहुत नाम कमा रहे हैं, चाहे वो कॉरपोरेट क्षेत्र में हो या एडमिनिस्ट्रेशन में हो या एकेडमिक्स में हो या एंटरप्रेन्योरियल एक्सेलेंस में हो। बहुत से ऐसे लोग हैं, देश विदेश में बहुत नाम कमा रहे हैं। यदि आज देश की बात की जाए, कई सारे उच्च पदों पर इस सरकार में बैठे हुए लोग हैं जो IIT कानपुर के एलुमनाई हैं। जैसे हमारे प्रमुख आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, हमारे प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं प्रोफेसर विजय राघवन। सर यहाँ पे नोटेबल हैं जैसे नारायण मूर्ति जैसे लोग आपके संस्था से पास आउट हैं, तो कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे आप दर्शकों को जिन्होंने देश के लिए बहुत काम किया है? कॉरपोरेट क्षेत्र में भी हमारे IIT कानपुर के काफ़ी सारे एलुमनाई हैं। तो आपने जैसे कहा नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक हैं, उनका बहुत योगदान है कॉरपोरेट क्षेत्र में, और उन्होंने IIT कानपुर के लिए भी बहुत कुछ किया हुआ है। उन्होंने, उनके वित्तीय योगदान से हमने IIT कानपुर की नई कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की नई बिल्डिंग बनी हुई है और वो लगातार हमारे संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं। उसके अलावा ITC के जो करंट चेयरमैन है संजीव पुरी, वो भी हमारे IIT कानपुर के अलमनस है। कैंट RO के जो चेयरमैन है मिस्टर महेश गुप्ता,
वो भी आईआईटी कानपुर के Alumni। alumni हैं। यहाँ बात की जाए सर 5G की, you are mainly known for the aspirational Indians and the entire India looking at IIT Kanpur for this breakthrough development in 5G. तो 5G सिंपल सादे शब्दों में क्या है? जैसे हम देखें कि 2G मेनली जो है, 2G ने रिवॉल्यूशनाइज किया वॉइस कम्युनिकेशन से। तो पहले जैसे हम टेलीफोन से बात कर सकते थे, अब हम मोबाइल हैं तब भी हम फ़ोन से बात कर सकते हैं, चाहे हम कार में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो या चल रहे हो, तब भी हम फ़ोन से बात कर सकते हैं। तो ये 2G लाया। और 3G मैसेज 3G में हमने थोड़ा डेटा इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम इंटरनेट पे हम थोड़ा डाउनलोड कर सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं। ये 3G से शुरू हुआ। 4G से हम वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और YouTube भी डायरेक्टली स्ट्रीम कर सकते हैं, YouTube जैसे और भी एप्लीकेशंस। तो 4G कंप्लीटली इंटरनेट बेस्ड सर्विस है। 4G में जो वॉइस है वो भी एक इंटरनेट, वॉइस ओवर इंटरनेट की तरह जा रही है, वॉइस ओवर LTE जिसे बोलते हैं। तो 2G से 3G 4G तक पूरा ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ प्योर वॉइस बेस्ड कम्युनिकेशन से इंटरनेट की तरफ। 5G is a total game changer. In 5G there is a paradigm shift. What is the paradigm shift? In 5G we are not only going to have very high speed, very high throughput, ताकि हम इंटरनेट डाउनलोड भी बहुत फास्ट कर सकते हैं, वीडियो स्ट्रीमिंग भी बहुत अच्छे मतलब ये कॉल ड्रॉप वाली प्रॉब्लम नहीं रहेगी? आशा है कॉल ड्रॉप वाली प्रॉब्लम नहीं, उसके और भी कई रीजंस हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ है कि डिले भी बहुत कम हो जाएगा, लो लेटेंसी कम्युनिकेशंस भी पॉसिबल रहेगा। तो जिसके कारण हम बोलते हैं जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो या ट्रैफिक सिग्नल्स हो या आपके घर में रेफ्रिजरेटर काम कर रहे हो, या सभी जो है वो जुड़ जाएंगे। जैसे कहते हैं जो अपनी वस्तुएं हैं वो भी अब इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और बात करेंगे और आपस में बात कर सकते हैं। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पावर सेविंग, बट इसके कई और पहलू हैं। जैसे मेडिसिन क्षेत्र में ये बहुत काम करेगा, इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि लेटेंसीज और डिले कम हो जाएगा, तो उसके कारण जैसे रोबोटिक बेस्ड सर्जरी, प्रिसिशन सर्जरी पॉसिबल होगी। वर्चुअल रियलिटी के क्षेत्र काफ़ी खुल जाएंगे। उसके अलावा व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशंस भी पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन जैसे कोलिजन अवॉइड करने के लिए, एक्सीडेंट अवॉइड करने के लिए सेंसर्स लग जाएंगे, जिससे पता पड़ जाएगा, ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा कि गाड़ी आगे आने वाली है या पीछे आ रही है। इस तरह से अपनी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए ये भी एक पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि लेटेंसीज कम हो जाने से टेलीमेडिसिन, जैसा आपने बताया कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में उसके क्या असर पड़ेंगे, कृषि के क्षेत्र में भी बहुत असर हो सकता है। ऑटोनॉमस ट्रैक्टर भी हो सकते हैं। जैसे ट्रैक्टर जो है, अभी अपने इंडिया में ऑटोनॉमस कार बनने में तो काफ़ी समय लगेगा। अभी सड़कों की ऐसी हालत है कि जिसमें ट्रैफिक कंजेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन ट्रैक्टर ऑटोनॉमस हो सकते हैं, जो कि स्वचालित ट्रैक्टर खेत की जुताई कर सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं काफ़ी बढ़ेंगी, और कहना चाहिए कि एक डिजिटली कनेक्टेड परिवेश में 5G एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की भूमिका निभाएगा। और एक्सपोनेंशियली ज़्यादा होगा, जैसे कि यू कैन प्लांट सीड्स इन अ लेसर टाइम एंड यू कैन मे बी सेव ऑन वाटर एंड स्प्रिंकल वाटर। या वो भी इसलिए पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि सेंसर्स लग जाएंगे, और सेंसर्स जो है वो प्रिसिशन, आपको कितना वाटर डालना है और कितना, जैसे पेस्टिसाइड या कितना खेत में जो आप खाद डाल रहे हैं उसका कितना उपयोग करना है, वो एकदम प्रिसिशन अमाउंट में हो जाएगा। अभी आजकल होता क्या है कि ये जो पेस्टिसाइड्स जिस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, बिल्कुल अनकंट्रोल्ड तरीके से यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उसका प्रिसिशन तरीके से उनको नहीं डाला जा रहा है। सो आई थिंक दैट वुड बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस सेंसर नेटवर्क्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। Sir, if you talk of test beds, what exactly are test beds? टेस्ट बेड, जैसे हम अभी हमारे कई IITs और IISc बैंगलोर मिलके एक 5G टेस्ट बेड का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका उद्देश्य बेसिकली ये है कि 5G के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, उनको डेवलप करके, उनको जोड़ के एक तरीके से टेस्ट बेड मतलब एक नेटवर्क तैयार करना, ताकि हम जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं या जो डिफरेंट रिसर्च हो रही है उनकी टेस्टिंग उसके ऊपर की जा सके। उनको या तो उन टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने से पहले या फिर उनको लार्ज स्केल पर डिप्लॉय करने से पहले एक छोटे स्तर पर उनकी यदि परीक्षण करना है, तो उसके लिए हम लोग एक टेस्ट बेड तैयार कर रहे हैं। आपने कहा कि
इस तरह से मशीन्स कनेक्ट हो जाएंगी। बड़ा फ्यूचरिस्टिक आइडिया है ये, पर इसके लिए कितना फाइबर लगाना पड़ेगा, कितनी इसके अंदर वायर्स और व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, ऑप्टिकल फाइबर्स, ये कैसे होगा पॉसिबल? नहीं, ऑप्टिकल फाइबर तो हर वायरलेस के लिए वायर की जरूरत पड़ती है। यदि आपने बेस Correct, स्टेशन लगाया है correct, तो उसको yes. बैकहॉल करने के लिए तो, लेकिन बैकहॉल वायरलेस से भी हो सकता है, माइक्रोवेव या और भी कई तरीके के वायरलेस के बैकहॉल से। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ फाइबर ही लगाया जाए। ऑफ कोर्स फाइबर लगाने से उसकी स्पीड का और एडवांटेज मिलेगा, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ओनली फाइबर बेस्ड बैकहॉल्स आर रिक्वायर्ड। यू कैन हैव माइक्रोवेव बेस्ड बैकहॉल्स ऑल्सो, अदर वायरलेस टेक्नोलॉजी बेस्ड बैकहॉल्स ऑल्सो आर पॉसिबल। दूसरा ये है कि कई सारे स्पेक्ट्रम बैंड हैं जिसमें 5G काम करेगा। तो जैसे मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम बैंड है, तो उनमें यदि 5G टेक्नोलॉजी लगाई जाएंगे तो ये जरूर है कि सेल्स थोड़े छोटे हो जाएंगे। तो जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट्स रहते हैं उस टाइप के सेल्स रहेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो स्पीड है वो भी 100 गुना बढ़ जाएंगी। तो दोनों उसके फायदे 5G से उपलब्ध रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कुड जस्ट गिव अस छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे रेलवे में किस तरह से कई बार नेटवर्क आ रहा है, जा रहा है, नहीं मिल रहा है, बात नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या परिवर्तन आएगा? नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक्चुअली दो समस्याएं हैं। एक तो टेक्नोलॉजी के लिमिटेशंस हैं कि आप बहुत, हर कोई चाहता है कि जैसे ही बटन दबाए एकदम वीडियो आ जाए, जल्दी से खुल जाए और हाई डेफिनेशन वीडियो देखने लगे। तो ये तो टेक्नोलॉजी के कुछ लिमिटेशंस हैं। दूसरी लिमिटेशंस नेटवर्क के भी लिमिटेशंस हैं। यदि सभी जगह पे नेटवर्क यदि ठीक से नहीं लगाया गया है तो और बेस स्टेशन, तो 5G हो या 4G हो, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5G तो टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस को तो एड्रेस कर देगा, लेकिन नेटवर्क अच्छा लगाने और नेटवर्क अच्छा तैयार करके और उसको ऑपरेट करने की और भी कई समस्याएं हैं, विच इंक्लूड्स बैक एंड नेटवर्क्स ऑल्सो, सॉफ्टवेयर ऑल्सो, बेस स्टेशन टावर्स और उनकी कनेक्टिविटी। सो उसमें काफ़ी सारे इश्यूज हैं। अभी हम विश्व की बात करें तो चाइना में परीक्षण चल रहे हैं, साउथ कोरिया में चल रहे हैं, यूरोप और अमेरिका में चल रहे हैं। आशा है कि इन देशों में अगले साल तक लोग 5G के फ़ोन आना शुरू हो जाएंगे और लोग यूज़ करना शुरू कर देंगे। हमारे देश में अभी मुझे लगता है कि 2 साल और लगेंगे जब तक हमारी ये जो 4G टेक्नोलॉजी भी थोड़ी मैच्योर हो जाएगी और 5G के लिए नए नए यूज़ केसेस भी और डेवलप हो जाएंगे। तो 1-2 साल में व्यापक तौर पर फैल जाएगी। लेकिन जो फील्ड ट्रायल्स हैं और टेस्ट बेड्स हैं और उसके जो अर्ली परीक्षण हैं या फिर कुछ पॉकेट्स में उनका इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो आशा है कि अगले साल तक शुरू हो जाने की संभावना है। आपने IIT कानपुर ने प्रसार भारती के साथ भी बहुत हाल में MOU साइन किया है हमारे ऑनरेबल CEO शशि शेखर वेम्पति जी के साथ। तो टेल अस अबाउट दैट, हाउ डू यू थिंक इट विल बेनिफिट मीडिया, एंड वील टॉक अबाउट दूरदर्शन। वी वांट टू वर्क विद प्रसार भारती फॉर, जब जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी जा रही है उसमें ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड का कन्वर्जेंस हो रहा है। मतलब ब्रॉडकास्ट भी अब धीरे धीरे डिजिटल ब्रॉडकास्ट ही होता जा रहा है, तो धीरे धीरे दूरदर्शन भी डिजिटल की तरफ बढ़ता जा रहा है और ब्रॉडबैंड की स्पीड भी जैसा मैंने कहा 4G 5G से बढ़ती जा रही है। तो आगे जो है ब्रॉडकास्ट और ब्रॉडबैंड का कन्वर्जेंस हम देखेंगे अगले 2-3-4 साल में। और उसका मतलब यह है कि जब दूरदर्शन या प्रसार भारती के जो छोटे छोटे ट्रांसमीटर्स रहेंगे, लो पावर ट्रांसमीटर्स, वो डायरेक्ट स्ट्रीम करेंगे और हर आदमी मोबाइल पर भी डायरेक्ट टू मोबाइल जिसे कहते हैं देख पाएगा। जैसे आपने कहा डायरेक्ट टू होम, जैसे सैटेलाइट से थ्रू आ रहा है और फिर टेलीविजन पे आ रहा है। अब सीधा जो है वो DTH की बजाय DTM, डायरेक्ट टू मोबाइल, आप दूरदर्शन देख सकते हैं। और उसमें यह रहेगा कि जैसे यदि आपको टीवी प्रोग्राम्स देखने हैं तो ये ऑफलोड कर देगा, तो सीधा फिर मोबाइल पे डायरेक्ट आप ब्रॉडकास्ट देख सकते हैं। लेकिन आप इंटरनेट स्ट्रीम करना चाहते हैं तो फिर आप सेलुलर, या फिर बात करना चाहते हैं किसी से तो आप सेलुलर मोबाइल नेटवर्क। तो इसके लिए कोई चिप होगा जो लगेगा? तो उसकी टेक्नोलॉजी में एक मोबाइल फ़ोन में एक चिप डालने की ज़रूरत है जो ये डायरेक्ट टू मोबाइल को अनेबल करेगी और मोबाइल से सेलुलर, मतलब ब्रॉडकास्ट से सेलुलर मोबाइल में ऑफलोड करना है, ये संभावनाएं भी करेंगे। सो अपने आप ही वो ऑफलोड एंड ऑनलोड हो जाएगी। आई थिंक वी विल सी दिस काइंड ऑफ चिप्स गेटिंग अवेलेबल बाय नेक्स्ट ईयर। इनफैक्ट हमारे यहाँ देश में भी एक स्टार्टअप कंपनी है बेंगलोर बेस्ड
संख्या लैब्स जो इस तरह की चिप को डेवलप कर रही है, और देखते हैं उनकी टेक्नोलॉजी कैसे आगे होती है और बाकी कंपनीज की भी कैसे आती है, और हम सभी मोबाइल फ़ोन्स में ही सीधे दूरदर्शन या अन्य टेलीविज़न चैनल्स के प्रोग्राम देख सकते हैं। सर ये बताइए कि आपके यहाँ जिस तरह की रिसर्च हो रही है, तो उसमें पहले हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनल सिक्योरिटी। हाउ इम्पोर्टेंट आर दे फॉर द कंट्री, और किस तरह की रिसर्च आपके छात्र कर रहे हैं? सो सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी की हम बात करें तो एज़ यू नो दैट जैसे जैसे डिजिटली कनेक्टेड होते जाएंगे सब, जैसे अभी मैंने बात की 5G के आने से तो और भी मशीनें भी आपस में जब कनेक्ट हो जाएंगी, चैलेंजेस भी होंगे, करेक्ट, तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी फॉर हमारे संस्थान का फोकस, आईआईटी कानपुर का फोकस साइबर सिक्योरिटी फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिन पर बहुत कम रिसर्च और कम ध्यान गया है। लोगों को ये पता रहता है कि बैंकों के लिए साइबर सिक्योरिटी बड़ी ज़रूरत है, ऑनलाइन बैंकिंग में कोई फ्रॉड ना हो पाए, कोई हैकिंग करके किसी का बैंक से पैसा ना निकाल ले, या एटीएम कार्ड में हैकिंग, इन सब पर तो काफ़ी शोध हुआ है और काफ़ी जागरूकता भी है बैंकों में और स्टॉक एक्सचेंज में, और हमारे जो वित्तीय संस्थान हैं उनमें काफ़ी जागरूकता भी है और टेक्नोलॉजी भी वो अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता कहाँ नहीं है, और वहाँ भी बहुत बड़ा खतरा है, जैसे पावर ग्रिड या फिर रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम्स, या फिर कृषि के क्षेत्र, या फिर फैक्ट्रियाँ। यहाँ पर लोगों को लगता है कि भाई ये तो इंटरनेट नहीं है, ये तो यहाँ पर कोई हानि नहीं है, खतरा नहीं है, लेकिन इनका सबसे बड़ा खतरा है बाहर के अटैक करके, साइबर अटैक करके आपका पूरा पावर ग्रिड डाउन किया जा सकता है, मतलब आपकी पूरी बिजली फेल की जा सकती है, अंधेरे में हो जाएगा देश। तो ये अटैक जो है वो देश की सुरक्षा के लिए हानिकारक, बिल्कुल हानिकारक है। तो आईआईटी कानपुर इज फोकसिंग essentially on cyber security for critical infrastructure such as power grids, water, drinking water systems, railway signaling systems, industrial automations, nuclear plant. So we are basically focusing on cyber security for critical infrastructure, and our Center for Cyber Security for Critical Infrastructure is the first of its kind in the country. So that is on the cyber security. डिफेंस के क्षेत्र में अभी हम कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यूएवी के क्षेत्र में आईआईटी कानपुर बहुत अग्रणी है। अब आपके डिफेंस सेक्रेटरी भी आपके एलुमनाई हैं। यस यस यस, ऑफ कोर्स ही इज, डॉक्टर अजय कुमार इज आवर सेक्रेटरी। उसके अलावा हम डीआरडीओ के साथ भी बहुत क्लोजली काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हम उत्तर प्रदेश सरकार में जो बुंदेलखंड में भारत सरकार जो डिफेंस कॉरिडोर स्थापित करने जा रही है, उसमें आईआईटी कानपुर एक महत्वपूर्ण नॉलेज पार्टनर की भूमिका निभा रहा है, और इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डिफेंस टेक्नोलॉजी भी आईआईटी कानपुर में स्थापित किया है। तो उसमें हम उत्तर प्रदेश सरकार को सहायता दे रहे हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ आवर नॉलेज कि इन डिफेंस टेक्नोलॉजीज, उनकी मैन कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सेट्रा। और इसके अलावा भी और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं जो कई सारी ऐसी तकनीक बना रहे हैं जिनका सीधे या अप्रत्याशित तरीके से डिफेंस सेक्टर पर उपयोग हो सकता है। जैसे कम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी काम चल रहा है, राडार के क्षेत्र में, लॉजिस्टिक्स, राडार्स, यस। What about space and avionics? Because aviation sector is also much sought after by your IIT, yes. you know, bright sparks. So what is happening, which is new? Yeah. कि क्या ऐसी चीजें पता लगेंगी जो आपके यहाँ स्टार्टअप हो रहा है? Which is that new technology, sir? तो आईआईटी कानपुर का जो हमारा एरोस्पेस डिपार्टमेंट है वो बड़ा जाना माना डिपार्टमेंट है। हमारा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ हमारी खुद की एयर स्ट्रिप और हमारे एयरक्राफ्ट हैं। उस जैसा एरोस्पेस के क्षेत्र में मैं बता रहा हूँ कि यूएवी ऑटोनोमस व्हीकल्स के क्षेत्र में हमारे यहाँ कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और कई सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप की हुई है। उनमें कई स्टार्टअप भी निकली है। अभी हाल में आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड के एक
विलेज में से ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए वो एक यूएवी ने मदद की थी। और इनफैक्ट वो स्टोरी पब्लिश हो जाने के बाद कई संस्थानों ने हमसे अप्रोच किया है कि मेडिकल के क्षेत्र में इस तरह के, तो यूएवी के क्षेत्र में तो मैं कहूँगा हम काफ़ी अग्रणी है। तो उसका उपयोग दोनों जगह है, एक तो डिफेंस क्षेत्र में भी है, पुलिस के लिए भी है, कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, और दूसरा सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी है। जैसे मैंने कहा कि अभी दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ों के क्षेत्र में जहाँ हमको सुविधाएं पहुँचानी है वहाँ पर भी उपयोग हो सकता है। तो सिविलियन क्षेत्र में भी और डिफेंस के क्षेत्र में भी, दोनों क्षेत्र में हम ये टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें 2-3 स्टार्टअप्स उस पर जो IIT कानपुर की टेक्नोलॉजी उसको आगे ले जा रहे हैं। विच इज़ द नेक्स्ट थिंग इन स्पेस, क्योंकि उस पर भी बहुत काम हो रहा है आपके यहाँ। हाँ, स्पेस एक्चुअली हमारा इसरो का एक स्पेस टेक्नोलॉजी सेल है जो कि कई सारे स्पॉन्सर कर रहा है प्रोजेक्ट फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस। तो वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मटेरियल साइंस में चल रहे हैं, नए मटेरियल्स डेवलप करने के लिए या नए मटेरियल में शोध करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में या कंट्रोल और गाइडेंस जो है, तो especially in space. Yes. So I think we have a space technology cell which is sponsoring a lot of projects. और अभी आशा है कि आगे आने वाले दिनों में हम और भी सहयोग करेंगे। अभी हमारे IIT कानपुर के जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, वो फॉर्मर इसरो चेयरमैन हैं, तो उनके माध्यम से हम इसरो स्पेस के और भी करीब आ गए हैं। तो आशा है कि यह जो संबंध है, जो कोलैबोरेशंस हैं, वो और भी आगे जाएगा। सर, क्लाइमेट के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत काम करना पड़ेगा अभी to preserve climate, to preserve, this earth the way it has been given to us. There is so much pollution in the skies, and it's become, Delhi has virtually become a gas chamber now. Right. तो इसके बारे में भी आपके यहाँ बड़े इंटरेस्टिंग प्रयोग हो रहे हैं, बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है। इसका फ्यूचर क्या है? ये किस माध्यम से ठीक हो सकता है? हम एयर पोल्यूशन और रिवर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहे हैं। इनफैक्ट जो पोल्यूशन जिससे मेजर किया जाता है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे अभी कहा गया है कि दिल्ली में 400 के ऊपर हो गया है, तो ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसको देने में IIT कानपुर की टीम ने बड़ी भूमिका निभाई है जी। ये IIT कानपुर के रिसर्च के कारण ही इस तरह से जो पोल्यूशन को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। इसके अलावा ये जो पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हैं, मतलब सोर्स अपॉर्चमेंट, उसकी स्टडी भी IIT कानपुर के फैकल्टी कर चुके हैं कि इनके मुख्य स्रोत कहाँ से ये पोल्यूशन हो रहा है। और अब हम कई सारे, अभी जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुई थी उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेट किया था, जो एरिक्सन एक कंपनी, उसके साथ हमारे IIT कानपुर के एक फैकल्टी प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी काम कर रहे हैं कि जो सेंसर्स मैंने जैसे बताया, जो 5G के, इनफैक्ट वो 5G नेटवर्क्स के साथ ही डेमोन्स्ट्रेट हुआ था कि जो इस तरह से सेंसर लगा दिए जाएंगे जो रियल टाइम पोल्यूशन मॉनिटर करेंगे कि कहाँ पर क्या हो रहा है, नेटवर्क ऑफ सेंसर्स, और उससे ये पता करने में मदद मिलेगी कि किन क्षेत्रों में उसके सोर्सेस क्या हैं और कैसे उन पर नियंत्रण और वो किया जा पॉकेट्स सकता कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा है, और उन पर नियंत्रण फिर कैसे किया जा सकता है। जी। तो ऑफ कोर्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ technology plus manpower and interface between both and societal challenges and the policy matters, but technology interventions और क्या टेक्नोलॉजी है उसमें IIT कानपुर काफ़ी काम कर रहा है। मैं एक और चीज़ बता रहा था कि वो पोल्यूशन के साथ साथ हम रिवर पोल्यूशन पर भी बहुत काम कर रहे हैं। क्लीन गंगा मिशन सेंटर है, सी गंगा, सो दैट इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द वेरी प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी। सो इसमें हमारी एक स्टार्टअप कंपनी काम कर रही है कि आजकल हिंदुस्तान में, इनफैक्ट कानपुर शहर में और उसके आसपास कहीं पर भी, जो मंदिरों में जो निर्माल चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाए जाते हैं, उनको निकाल के जो है लोग नदियों में फेंक देते हैं या तालाबों में फेंक देते हैं उससे। तो वी हैव एन इंक्यूबेटी कंपनी कॉल्ड हेल्प अस ग्रीन
जो कि ये जो अगरबत्ती बना रही। करेक्ट, वो ये सारे फ्लावर वेस्ट को कलेक्ट करके इनको स्टायरोफोम्स में कन्वर्ट कर रही है। तो वो जो है अगरबत्ती, धूप, उसके अलावा जो थर्मोकोल का ऑल्टरनेटिव, तो वो जो थर्मोकोल का ऑल्टरनेटिव स्टायरोफोम्स है जिससे हम पैकिंग मटेरियल्स भी बना सकते हैं। और अब वो टोटली बायोडिग्रेडेबल सॉफ्ट लेदर पे भी काम कर रहे हैं। तो अभी उन्होंने उसके आरंभिक परीक्षण निकाले हैं, उसके सैंपल्स हैं, बट वंस इट इज गॉट इनटू अ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी देन यू विल हैव ए लेदर कि आप यूज करके फेंक दिए तो वो बायोडिग्रेडेबल हो गया। सो टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली शूज, एनवायरमेंटल फ्रेंडली आपकी अगरबत्ती या धूप, जो कि फ्लावर वेस्ट या और भी जो टेम्पल में वस्तुएं पड़ी हुई है उससे बना सकते हैं। चलते चलते दो पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगी सर, विद योर परमिशन। एक तो अगर आप आईआईटी से नहीं पढ़े होते और इंजीनियर ना हुए होते तो क्या था प्रोफेशन जिसको आप चुनते, या which propelled you to join as service? नहीं, यदि मैं इंजीनियर नहीं बना होता तो फिर मैं शायद डॉक्टर बना होता। मेरा आई हैव सम इंटरेस्ट इन द मेडिकल साइंस एंड द हेल्थ केयर सेक्टर्स एज वेल। या फिर मैं, और जो मैं अभी कर भी रहा हूँ, मैं शिक्षक हो गया होता, क्योंकि दैट इज ऑल्सो लाइक टीचिंग इज ऑल्सो माई पैशन। वॉट एवर I could have taught, I could have not engineering, then maybe something else, then I could have, but I would have taught ultimately. एंड लाखों ऐसे बच्चे हैं सर जो इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, जिनका ये सोल एम एंड ड्रीम होता है कि कभी हम वो बैच लगा के घूमें कि हम भी एलुमनाई आईआईटी कानपुर को। तो किस तरह आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको दैट दे आर एबल टू पुट इन द राइट काइंड ऑफ एफर्ट? इज देयर एनी गाइडेंस, इज देयर एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑन द शो टुडे? I want to say that you need to keep working hard and be focused. ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग आईआईटी सिस्टम से ही पढ़ के जाएं। देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आईआईटी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि जो आईआईटी से बच्चे निकल कर गए हैं या फिर आईआईटी के जो प्रोफेसर्स हैं, दे हैव रियली वर्कड हार्ड एंड मेक इट बिगर। But there is no reason why other institutions cannot become big, why other people cannot be. You have to just keep working hard, stay focused, and I'm sure if we keep this vision that we need to contribute to the society, we need to contribute to the nation, and यदि हम सब साथ मिलकर अपने प्रयास, अपने विजन के प्रति प्रयासरत रहे, so I think everyone can achieve his or her goal. And on that very, very pragmatic note, I would like to thank you from the entire team of DD National for joining us today. More power to you and more power to Prasar Bharati and IIT Kanpur. Thank you for joining us today. Thank you, my pleasure. And to all our viewers, we'll be back with you next week with yet another eminent personality on Mehman. Stay tuned, keep watching DD National. Namaskar.